आज हम स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। अब हम देख रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को। सेल्फ इंडक्टेंस थोड़ा सा रिपीट भी कर दे रहा हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब ही था कि एक कॉइल जो कि इसके अंदर करंट पास करी जाएगी तो उस ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा और वो फ्लक्स इसी कॉइल के अंदर जाकर के लिंक हो जाएगी। मतलब सेम कॉइल के अंदर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक हो जाना ही कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस। हमने ये फॉर्मुलेट भी करा था, L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा और हम आगे देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन नाम से क्लियर है कि यहां पर जो कॉइल होगी वो दो होंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। इन दोनों की वजह से इंडक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग EMF in secondary coil due to the change in current in primary coil, hence the change in magnetic flux in secondary coil। मतलब क्या कि हमने एक कॉइल लिया, मैं इसको दो अलग अलग कॉइल्स पास में रख करके बता दे रहा हूं। यहाँ पे मैंने AC सोर्स दिया और इसमें से करंट पास किया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी। ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इसके पास में ही रखे एक कॉइल में जाकर के लिंक हुई। इसकी वजह से इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट पास होनी शुरू हो गई। अब जो करंट इसके अंदर से पास हो रही है इंड्यूस्ड करंट, इसकी वजह से भी तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी, तो इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जाकर के प्राइमरी कॉइल में लिंक हो गई। अच्छा, तो जब इसकी वजह से जो प्राइमरी कॉइल में लिंक होगी उसमें भी जनरेट होने लगेगा एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल। इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले की वजह से दूसरे में और दूसरे की वजह से पहले में करंट का मिलना कहलाता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। आइए देखते हैं हम इसको। तो म्यूचुअल इंडक्शन is the phenomena of inducing EMF in secondary coil due to the change in current in primary coil। ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज किया तो सेकेंडरी में EMF इंड्यूस्ड होगा। क्यों? क्योंकि the primary coil enhance the change in flux in secondary coil। भाई जब इसमें प्राइमरी कॉइल में करंट पास करोगे तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, वो इंड्यूस करेगा EMF सेकेंडरी में, और सेकेंडरी में जो करंट पास होगा वो लिंक होगा प्राइमरी में, और इसकी वजह से दोनों में ही ये इंडक्टेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां पर कुछ बातें हैं जरा देखेंगे हम। तो सबसे फर्स्ट तो देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। तो ये जो फ्लक्स लिंक्ड इन सेकेंडरी due to primary is directly proportional to I। भाई ये तो अपने पढ़ा ना, phi is directly proportional to I, change in flux is directly proportional to electric current। तो यहाँ पे change in flux in secondary due to primary is directly proportional to current in primary। भाई change in flux किसके अंदर में देखने को मिल रहा है? सेकेंडरी में। किसकी वजह से? प्राइमरी की वजह से। और करंट किस में पास कर रहे हैं? प्राइमरी में, इसलिए हमने 1 लिखा है ना। इसमें दो कॉइल्स होंगे, जैसे मैं इसमें दिखा, एक कॉइल ये दिख रहा है और एक कॉइल दूसरा, दो कॉइल्स आसपास में होते हैं इसमें। तो देखो ये एक प्राइमरी कॉइल और इसी के बाजू में हमने एक रख दी है सेकेंडरी कॉइल। इसमें करंट पास करेंगे I, तो इसकी वजह से जो चेंज इन फ्लक्स है वो दूसरे में लिंक होगा। अच्छा, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आया दैट इज M। म्यूचुअल इंडक्टेंस इसी को कहते हैं। अब अगर जो करंट की वैल्यू है वो 1 एम्पियर हो गई, अगर phi 21 इज इक्वल्स टू जो MI1 है, इसमें I1 की वैल्यू को अगर 1 रख देते हो तो phi 21 इज व्हाट M। मतलब अगर यूनिट करंट इसके अंदर से पास हो रहा हो तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो चेंज इन फ्लक्स के या फिर फ्लक्स के बराबर होती है। Thus, mutual inductance is defined as the magnetic flux linked with the secondary coil when unit current flows through the primary coil। इसी को डिफाइन किया। अच्छा, अब इसको निकाल करके थोड़ा सा लाते हैं। तो हमने कहा कि जो EMF जनरेट होगी, ये तो अपने को लेन से पता है, E इक्वल्स टू माइनस d∅ अपॉन dt। तो d∅ कौन सा? सेकेंडरी में। किसकी वजह से? प्राइमरी में। तो E इक्वल्स टू माइनस d∅2 अपॉन dt।
अच्छा, तो अब मैं इसको यहां पे बताना, माइनस डी फाई 2 की वैल्यू अपने को पता है एम आई, है ना, तो डी एम आई 1 अपॉन डी टी। इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस ही रह जाएगा, एम भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया, डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट देखो, E2 इज इक्वल्स टू माइनस एम डी आई 1 अपॉन डी टी। ठीक है, अब अगर डी आई 1 अपॉन डी टी की वैल्यू 1 हो जाती है तो m इज इक्वल्स टू E, मतलब क्या, दस द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज the induced EMF set up in the secondary coil when the rate of change of current in primary coil। मतलब क्या भाई, ये M और E2 ये दोनों बराबर कब होंगे, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किसमें, प्राइमरी कोयल में, ये यूनिटी के बराबर हो। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट सेम ही होती है हेनरी, है ना, मतलब वो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस यूनिट सेम होगी। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन 1 एम्पियर करंट इन द प्राइमरी कॉइल लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 1 वेबर अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। सबकी वैल्यू 1 1 1 रख लो। म्यूचुअल इंडक्टेंस is said to be 1 Henry when unit rate of change of current 1 ampere per second in the primary coil induced EMF of 1 volt in the secondary। ये है ना, ये E is equals to minus M d I upon dt। तो भाई इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितनी भाई, यूनिटी, और जो EMF उसे इंड्यूस्ड होगा वो भी कितना, यूनिटी। तो इसी को हम कहते हैं क्या, M is equals to 1 Henry। ठीक है, बढ़ जाता हूं मैं आगे। सी, अब देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। मतलब 2 सोलेनॉइड्स जिनकी लेंथ भी बराबर है, उनकी वजह से हम देखना चाहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा 2 कॉइल्स हैं यहां पे, एक कॉइल रेड कलर से और दूसरी ब्लू कलर से आपको दिख रही है, रेड वाला सेकेंडरी, ब्लू वाला प्राइमरी। अब प्राइमरी में जो करंट पास कर रहे हैं वो I1 करंट हमने पास करी। दोनों कॉइल की जो लेंथ है वो है बेटा L। जो दोनों कॉइलों की लेंथ है वो है L। अच्छा, तो जब दोनों कॉइलों की लेंथ हो गई L, तो आइए देखते हैं हम फटाफट कि इसमें क्या क्या टर्म्स आएंगे। तो देखना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ of solenoid S1 is given by, कैसे लिखेंगे भाई, तो हम ये लिख सकते हैं क्या यहाँ पे कि जो हमारा स्मॉल n1 से इसको शो करते हैं वो है कैपिटल N1 अपॉन L। मतलब क्या, कैपिटल N1 मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और L मतलब पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ में निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को लेंथ से डिवाइड कर दो। ऐसे ही N2 कितना होगा भाई, पर यूनिट लेंथ कितना होगी, कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे एक लेंथ के अंदर, तो ये हो जाएगा N2 अपॉन L। तो इन दोनों को ध्यान में रखेंगे। अब हम शुरू करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी सोलेनॉइड। प्राइमरी सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितने, तो हमको ये पता है B इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट N1 I1। ठीक है, ये हमें पहले से ही पता है कि B इक्वल्स टू कितना, म्यू नॉट N1 I1। अब हम इसमें आगे करते हैं, B इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 I1, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस 1 टर्न ऑफ द सेकेंडरी सोलेनॉइड इज, एक टर्न में कितना होगा, तो एक टर्न में हमने ये कहा, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, एक टर्न के लिए इसको कह देता हूं मैं d521 पर यूनिट टर्न। पर यूनिट टर्न मतलब छोटा सा एक टर्न की बात करें तो b1 इंटू ए, b1 इंटू ए, है ना, ये होता है फाइव इक्वल्स टू b इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। b मतलब
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली, और ए मतलब एरिया, कितने फील्ड लाइंस पास हो रही है, ये अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। तो बी इंटू ए, अब बी की वैल्यू यहां से उठा करके रख दो, तो बी की वैल्यू हमने यहां से लिया है, क्या है, म्यू नॉट n1 I1 इंटू ए। अच्छा, अब इसके बाद इसको जो यहां पे n1 दिख रहा है ना, अब इसको एक्सपांड करते हैं और इसको लिख के ले आते हैं n1 को, तो ये n1 क्या है भाई, कैपिटल N1 अपॉन L, तो ये हो गया हमारा B इक्वल्स टू म्यू नॉट, स्मॉल n1 की जगह पे लिखो कैपिटल N1 अपॉन L इंटू जो चल रहा था वो चल रहा है I1 इंटू ए, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन के आ गया भाई, म्यू नॉट n1 I1 a अपॉन L पर यूनिट लेंथ L। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस n टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, है ना, ये पर यूनिट टर्न पे था, अब कितने टर्न्स पे चाहिए मुझे, n टर्न्स पे चाहिए, मतलब अल्टीमेटली मैं कहना टोटल लेंथ पे चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये चीज, तो भाई ये जो भी टर्म आई हुई है आपके पास, ये टोटल के लिए निकालोगे, टोटल 521 टोटल के लिए, तो फिर कैसे निकालोगे भाई, पूरी लेंथ कितनी है n2 इंटू जो पहले निकल के आई है हमारी d521, इसको तो n2 d521 करो, तो n2 इंटू d521 ये वाली वैल्यू थी, म्यू नॉट n1 I1 a अपॉन L, ये है म्यू नॉट n1 n2 I1 a अपॉन L। लेकिन हमको एक और चीज पता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अभी हमने कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला था कि क्या होता है भाई, phi इज इक्वल्स टू mi, तो phi इक्वल्स टू 521 मतलब तो समझ ही रहे होंगे, है ना, सेकेंडरी में प्राइमरी की वजह से, तो हमारे पास क्या आ गया भाई, M21 सेकेंडरी में प्राइमरी की वजह से म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन I, ठीक है। अब आप अगर चाहते हैं तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे n1 और n2 की वैल्यू यहां से n1 और n2 लिखोगे तो n1 हो जाएगा n1L और n2 हो जाए, सॉरी कैपिटल n2 हो जाएगा n2L। अब यहाँ पे इनको उठा करके रखो ना, तो इस जगह पे उठा करके रखोगे तो क्या लिखोगे बताओ यहां से, तो यहां से मैं लिखूंगा म्यू नॉट n1 मतलब n1L, n2 मतलब n2L, ठीक है, और इसके बाद ये a चल ही रहा है, अपॉन में एक L पहले से ही विराजमान है, इससे ये हो गया भैया कैंसिल, क्या बचा फाइनली, म्यू नॉट n1 n2, एक L तो खत्म ही हो चुका है, L a, ये जो फाइनल रिजल्ट है ये बच जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली अगर आप करते हो M12 मतलब क्या, सेकेंडरी की वजह से प्राइमरी में, तो सेकेंडरी की वजह से प्राइमरी देखो ना, सारे फैक्टर्स तो आ रहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही रहा, L लेंथ वही रहा, म्यू नॉट कांस्टेंट है, और ये दोनों जो थे नंबर ऑफ टर्न्स n1 n2 वो तो दोनों रहे ही, मल्टीप्लीकेशन में है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, n12 लिखूं n21 लिखूं, मैं मल्टीप्लाई करके तो उतना ही आएगा, फाइनल रिजल्ट भी सेम रहेगा। इसका मतलब क्या, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो 1 से सेकंड में और सेकंड से फर्स्ट में दोनों में बराबर होगा, मतलब जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राइमरी से सेकेंडरी में उतना ही सेकेंडरी से प्राइमरी में होगा। इसलिए कहते हैं फॉर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ऑफ द सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेम एंड लीड्स टू प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, मतलब कि दोनों में सेम होंगे और जितना पहले से सेकेंडरी में आएगा उतना ही सेकेंडरी से प्राइमरी में भी जाएगा, ठीक है। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, वो देख लेते हैं। जैसे इफ टू सोलेनॉइड्स आर वाउंड ऑन अ मैग्नेटिक कोर ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, देन m इक्वल्स टू म्यू नॉट, ये तो पहले से ही आता है ना, m इक्वल्स टू म्यू नॉट
N1 N2A अपॉन L, ये तो हमें पहले से ही मालूम है। अब मैंने इसको जो वाउंड किया है, जो मैंने कॉइल बनाई थी, उस कॉइल को मैंने रखा किसके ऊपर, एक मैग्नेटिक कोर के ऊपर, और उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना, म्यू आर। तो कुछ नहीं भाई, मैंने बोला जब भी इसकी बारी आती है ये म्यू के बाजू में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो म्यू नॉट म्यू आर N1 N2A अपॉन आई। अब इसी तरीके से और चीज, द सोलेनॉइड S1 एंड S2 हैव नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2 ऑफ डिफरेंट रेडियाई R1। मतलब अभी तक पीछे में हमने देखा लेंथ भी सेम था, रेडियस भी सेम था, रेडियस अलग अलग हो गया, और कुछ यूं रेडियस अलग है कि R1 इज स्मॉलर देन R2। मतलब प्राइमरी कॉइल के ऊपर सेकेंडरी कॉइल बना दी गई। जैसे ये प्राइमरी कॉइल हो गई, इसकी रेडियस कम है, और इसके ऊपर से एक सेकेंडरी कॉइल बनाई, इसकी रेडियस ज्यादा है, मतलब एक कॉइल के ऊपर दूसरी। तो इस केस में क्या होगा, R1 इज लेस देन R2, देन M इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर N1 N2। ये जो लिखेंगे, देखो जो जिसकी रेडियाई कम रहती है भैया उसी का पूरा गेम होना है, बड़े कॉइल से होना कुछ नहीं है, क्योंकि जो एरिया इंड्यूस्ड होनी है वो सबसे छोटे कॉइल पे ही फर्क पड़ती है। तो इसलिए क्या लिखते हैं इसके अंदर, N1 N2। एरिया को अब एक्सपांड कर दो भाई, जो एरिया ए से काम चला ले रहे थे उसको एक्सपांड कर दो, पाई R1 स्क्वायर अपॉन आई। कुछ नया नहीं कह रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द सोलेनॉइड्स। उन दोनों की जो प्लेसमेंट है उसके ऊपर भी इसकी डिपेंडेंसी होती है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ द कपलिंग K बिटवीन टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इज M। मतलब समझ लो दो कॉइल के अंदर में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, जो कपलिंग हो रही है, उसके लिए जो कोएफिशिएंट K बोलते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, तो K इक्वल्स टू M अपॉन K इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन अंडर रूट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बोथ द कॉइल, M अपॉन L1 L2। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो सेम ही होगा ना भाई, M इक्वल्स टू M12 इज इक्वल्स टू M21, लेकिन जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो L1 फर्स्ट कॉइल के लिए अलग होगा और L2 सेकंड कॉइल के लिए अलग होगा। तो इसलिए चीज, अच्छा जनरली जो K की वैल्यू रहती है वो हमेशा 1 से कम ही आती है जनरली, है ना। इफ L1 एंड L2 आर इन सीरीज, अब इनके देखो ये तो सोलेनॉइड्स जो बने, जैसे आपने रेजिस्टेंस में पढ़ा था सीरीज पैरेलल, ये ऐसा सीरीज पैरेलल पढ़ा था रेजिस्टेंस में, वैसे ही अब सोलेनॉइड्स की भी बारी है। तो सोलेनॉइड्स को अगर ऐसा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये हो गई सीरीज में, तो इस केस में इसकी जो वैल्यू होगी, अगर मान लो इसकी L1 है, ये L2 है, ये L3 है, तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3। और अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड हो रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट करके भी दिखाता हूं, ये एक कॉइल है, इसके साथ में एक और ये कॉइल है, अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये L1 है, ये L2 है, तो इस समय 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। बिल्कुल रेजिस्टेंस वाले जैसा ही इसका भी फॉर्मूला चलता है। हमारे पास तीनों के फॉर्मूले आ चुके भाई। ये रेजिस्टेंस का बनाया था, यहाँ पे R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ऐसे ही कैपेसिटर के लिए भी हमने पढ़ रखा है, दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है C1 C2, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 सीरीज में, और पैरेलल में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा चलता है भाई। यहाँ पे हो जाता है सिंपली C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलते हैं अपन, ऑल्टरनेटिंग करंट। थैंक यू।